नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे प्रमुख राजनीतिक विचारक राम मनोहर लोहिया के बारे में। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें इसका इम्पोर्टेंस को समझना होगा कि आखिर में ये किस टॉपिक के अंतर्गत आता है। तो अगर प्री की बात करें तो ऑल प्री एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है ही। अगर हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पेपर 2A की जो यूनिट 4 है उसके अंतर्गत ये वाला जो है टॉपिक आता है। और इसी कड़ी में आज हम राम मनोहर लोहिया के ऊपर कंप्लीटली बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं राम मनोहर लोहिया के बारे में। और सबसे पहले एक आउटलुक देखते हैं कि हमें इस वीडियो में क्या क्या समझना है। तो हम बात करेंगे एक सामान्य परिचय कि इनका जन्म कहाँ हुआ, एजुकेशन या इनकी जो भी मोटी मोटी चीज़ें हमें जाननी चाहिए वो बात करेंगे। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन सी है उसके बारे में बात करेंगे। इनके राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार और आर्थिक विकास के संदर्भ में जो विचार इनके रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। चूँकि ये समाजवाद से प्रेरित थे, यानी कि समाजवादी विचारधारा के जो है एक मजबूत प्रचारक रहे हैं, इसलिए समाजवाद के बारे में हम बात करेंगे कि समाजवाद से क्या चाहते थे। तो आइए इन सारे पॉइंट को जो है हम बैक टू बैक डिस्कस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक सामान्य परिचय के बारे में। सामान्य परिचय की हम बात करें तो इनका जो जन्म है 23 मार्च 1910 को एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो हुई थी अकबरपुर में। उसके बाद बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस का है वहाँ पर इन्होंने शिक्षा हासिल करी। फिर उसके बाद कोलकाता में भी पढ़ाई की और उच्च शिक्षा के लिए जो है जर्मनी चले गए। अब जब जर्मनी ये गए तो ये कार्ल मार्क्स से काफ़ी प्रभावित हुए और कार्ल मार्क्स के प्रभाव के कारण ही इनके ऊपर जो है समाजवाद का प्रभाव पड़ा। समाजवादी विचारधारा के ये जो थे एक सशक्त प्रचारक थे, जैसा कि हमने बताया आपको। और उसके साथ ही एक प्रमुख राजनीतिक योद्धा थे, देशभक्त थे, स्वतंत्र चिंतक थे और निडर नेता रहे। ठीक है, इन्होंने अपने चिंतन के माध्यम से कई ऐसी बातें कही हैं कि जो देश के लिए ज़रूरी है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इनका जन्म जब हुआ था तो उस समय आज़ादी का संघर्ष चल रहा था और इन्होंने बढ़ चढ़ कर जो है उसमें हिस्सा लिया। अगर हम बात करें तो जो फ्रीडम मूवमेंट है उसमें तो भाग लिया ही, साथ में इन्होंने नेपाल और गोवा के फ्रीडम मूवमेंट में भी भाग लिया और 18 बार जो है इन्होंने जेल की यात्रा की। सामाजिक न्याय के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। अगर हम बात करें मुख्य रूप से कि जो राम मनोहर लोहिया थे इनके ऊपर किन बातों का प्रभाव पड़ा जिसके कारण उनमें ये गुण आए। अगर हम बात करें तो इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो होती है काफ़ी मायने रखती है। हमें पता है कि हम सभी का जो पहला स्कूल होता है वो हमारा घर होता है। हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ता है माता पिता या हमारे जो भी आसपास का वातावरण है उसका पड़ता है। तो इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में जो इनके पिता थे, इनके पिता का नाम था हीरा लाल। तो वो खुद भी फ्रीडम मूवमेंट में भाग लेते थे, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे, इसलिए इनके पिता का प्रभाव भी था। और बाल्यकाल से ही जो है स्वतंत्रता के लिए इनके मन में ललक थी, इसलिए इन्होंने हाई एजुकेशन जो है प्राप्त करी, दूसरे देशों के साहित्य पढ़े। तो इससे भी जो है ये इधर प्रभुत्व हुए। और साथ में उस समय महात्मा गांधी का प्रभाव भी आ चुका था, तो महात्मा गांधी से भी जो है ये प्रभावित हुए। इन पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का भी प्रभाव रहा, क्योंकि इस विद्यालय के सांस्कृतिक वातावरण से लोहिया अत्यधिक प्रभावित हुए। कई सारे वरिष्ठ लोग यहाँ पर थे और तो ये नेतृत्व करते थे, एक प्रतिभाशाली विद्वान थे, कुशल वक्ता के रूप में उभर कर सामने आए और जिससे आगे जाकर ये एक मजबूत राष्ट्रवादी और राजनेता बने। और इस विश्वविद्यालय का योगदान भी रहा है इनके ऊपर। मार्क्स एंड एंजिल का प्रभाव भी इनके ऊपर पड़ा है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो थे इन पे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजिल के विचारों का प्रभाव जो है पड़ा है। बर्लिन में ऐसा कहा जाता है इनके बारे में, क्योंकि इन्होंने जर्मनी में एजुकेशन अर्जित की थी, हाई एजुकेशन। तो कार्ल मार्क्स का इन्होंने जो है जर्मन भाषा में साहित्य पढ़ा था और वे इससे काफ़ी प्रभावित थे। और उन्होंने मार्क्सवाद जो था, जो मार्क्सवाद के विचार थे कार्ल मार्क्स के, उसको भारतीय परिस्थितियों के और संस्कृति के अनुरूप ग्रहण करने का इन्होंने प्रयास किया और अपने विचार दिए। गांधी जी का भी इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव था, स्पेशली गांधी जी की जो अहिंसा और सत्याग्रह की नीतियाँ थी उससे काफ़ी प्रभावित थे। भाषा, धर्म, जाति संबंधी प्रश्नों पर भी दोनों के विचारों में काफ़ी समानता थी।
तो गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा का भाव होना तथा अनेक मुद्दों पर विचारों की समानता होने के बावजूद जो है लोहिया ने गांधी जी को पूर्ण नहीं माना। उन्होंने जो है अपने विचार गांधी और मार्क्स दोनों के मतलब उनके विचारों में गांधी के भी कुछ जो उनको पसंद आती थी वो बातें थी और मार्क्स की भी जो पसंद आती थी वो बातें समाहित थी। लोहिया ने इसके लिए एक बुक भी लिखी थी, मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें इन्होंने मार्क्स और गांधी दोनों के सिद्धांतों के सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया था और दोनों के विचारों के सिद्धांतों को सही दिशा दी थी। तो मुख्य रूप से इनका जो व्यक्तित्व था उस पर इन चीज़ों का प्रभाव रहा था। हमें ध्यान रखना है, पारिवारिक प्रभाव, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का प्रभाव, मार्क्स एंड एंजिल का प्रभाव और गांधी जी का प्रभाव। अब इनके प्रभाव के बाद हम चलते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं पे। मान के चलिए इनकी प्रमुख रचनाएं कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं इतना तो हमें पता है ही सही। तो समाजवादी चिंतन, भारत विभाजन के गुनहगार, सात क्रांतियां इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है कृति है। आइए उसके ऊपर छोटे सी बात कर लेते हैं हम। 7 क्रांतियों के माध्यम से इन्होंने 7 समस्याओं को जो जड़ से उन्मूलन की बात कही थी, जैसे कि रंग भेद के विरुद्ध क्रांति, जाति प्रथा के विरुद्ध क्रांति, स्वतंत्रता के लिए क्रांति, ठीक है, स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं, स्वतंत्रता के लिए क्रांति, स्त्री पुरुष समानता के लिए क्रांति, आर्थिक समानता के लिए क्रांति, सत्याग्रह के लिए क्रांति और लोकतांत्रिक पद्धति के लिए क्रांति। तो इन 7 बातों का जो है समावेश था इनकी इस रचना में, इसीलिए इसको जो है 7 क्रांति कहा गया। इतिहास चक्र भी इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से डेफिनेटली पूछे जाएंगे। मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म, द कास्ट सिस्टम, मार्क्सवाद और समाजवाद, हिंद बनाम हिंद, संसदीय आचरण, समलक्ष्य संबोध, समाज का नया मंच, धर्म पर एक दृष्टि, इक्विडिस्टेंस थ्योरी, अंग्रेजी हटाओ और भारतीय शिल्प, जो थी इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अब बात करते हैं हम इनके राजनीतिक विचारों के बारे में। एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो इनके राजनीतिक विचारों की बात करें तो राजनीतिक विकेंद्रीकरण की इन्होंने बात की थी, अर्थात जो राजनीति का केंद्र बिंदु एक ना होकर उसको विभाजन की बात करी थी कुछ इस प्रकार से। और इसके लिए इन्होंने जो है चौखंबा योजना दी थी। चौखंबा योजना का मतलब यही था, इन्होंने यही कहा था कि राज्य जो है कि इसके 4 स्तंभ होने चाहिए। पहला जो है गांव, दूसरा है जिला, फिर तीसरा है मंडल, और मंडल को हम प्रांत बोल सकते हैं, और है चौथा है केंद्र। तो लोहिया का चौखंबा योजना का अर्थ है कि निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक जनता की शासन कार्य में भागीदारी होना चाहिए। जैसे कि राज्य की सेना जो है वो केंद्र के नियंत्रण में होनी चाहिए, इनका मानना था। सशस्त्र पुलिस जो है वो प्रांत यानी कि मंडल के अधीन होना चाहिए, ठीक है, इसको प्रांत भी बोल सकते हैं हम। और अन्य पुलिस जो है वो गाँव और जिला जो भी जरूरत है उसके हिसाब से इनके अधीन रहनी चाहिए। इसी प्रकार ये कहते हैं कि लोहे और इस्पात के जो उद्योग है वो केंद्र के नियंत्रण में होना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की मजबूत रीढ़ की हड्डी जो होते हैं लोहा होता है, क्योंकि उससे शस्त्र मशीनें वगैरह सब बनती है, तो वो केंद्र के नियंत्रण में होनी चाहिए। छोटी मशीनों वाले उद्योग ग्रामों और जिलों के अधीन रहने चाहिए। इसी प्रकार जो मुद्रा होती है उस पर मूल्यों पर नियंत्रण भी केंद्र सरकार का होना चाहिए। कृषि का जो ढांचा होना चाहिए वो ग्राम और जिले की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। और जो कर प्राप्त होता है केंद्रीय शासन के पास इकट्ठा होना चाहिए और उसको जो है क्रमशः गाँव, जिला, मंडल और केंद्र में बांट देना चाहिए, क्योंकि सभी के पास पैसा रहेगा तो जो शासन व्यवस्था जो है अच्छी चलेगी। तो इस तरीके से राजनीतिक विकेंद्रीकरण के लिए इन्होंने चौखंबा योजना प्रस्तावित की थी। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की बात करें तो ये कहते हैं कि जिलाधीश का पद समाप्त होना चाहिए तथा पुलिस एवं अन्य सेवा विभाग ग्राम एवं जिलों के अधीन कर देने चाहिए, अर्थात वहां पर भी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य ये चाहते थे। और राष्ट्रवाद एवं अंतर्राष्ट्रवाद में अगर हम बात करें तो ये परंपरागत मान्यताओं के इनको पसंद नहीं आती थी, ठीक है, ये कुछ नवीन चीज़ चाहते थे। जैसे कि विश्व में जो झगड़े हैं उसको समाप्त किया जाए किसी प्रकार से, इसके लिए वे समाजवाद एवं विश्व संसद के निर्माण की वकालत करते हैं, विश्व नागरिकता का स्वप्न देखते थे। अब बात करते हैं अवसरतावादी एवं क्रांति की। तो राजनीति को सत्तारूढ़ दल की देन मानते थे। किसको? अवसरवादिता के बारे में वो कहते हैं कि राजनीति को सत्तारूढ़ दल की देन है और सत्ता में कायम रहने के लिए अवसरवादिता को उसी प्रकार बढ़ावा देते हैं जिस प्रकार सांप्रदायिकता को, जिससे देश में भयंकर स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि सरकारी मशीनरी द्वारा चालित एवं प्रोषित होती है ना, क्योंकि यह जो है अवसरवादिता सरकारी मशीनें के द्वारा ही चलती है। जहां तक हमारे देश में क्रांति की बात है, सुनाई बातों पर आधारित है। साथ ही एक दल के सत्ता पर एक अधिकार के कारण जो जन समुदाय है
उसमें सहभागिता की कमी एवं राजनीति के प्रति उदासीनता का भाव पैदा हो गया है। परिणाम स्वरूप उसमें क्रांति के प्रति अभिरुचि का भाव पैदा होने लगा है। तो इनके प्रमुख राजनीतिक विचार थे, जिसमें हमें स्पेशली चौखंबा योजना याद रखनी है। अब हम बात करते हैं इनके सामाजिक विचारों के बारे में। तो राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि मतलब इनके जो विचार थे मुख्य रूप से समाजवादी, इन्होंने समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक तीनों क्षेत्र में अपने विचार दिए। तो राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर समाजवाद का एक अंग अपना लिया जाता है तो समाजवाद जो है खंडित रह जाता है। इसीलिए इन्हें इसको सभी खंडों को पहलुओं पर विचार करने को कहा है। और मुख्य रूप से इन्होंने अपने समाजवादी विचार में अर्थात समाज के उद्धार के लिए जो मुख्य रूप से जोर दिया है वो किया है जाति प्रथा का विरोध किया है। इन्होंने जाति प्रथा के विरोधी थे। जो जाति प्रथा समाजवाद के मार्ग का मुख्य अवरोधक है ऐसा मानते थे। और लोहिया ने अपने विचार में कहा है कि जीवन के बड़े बड़े तथ्य जन्म, मृत्यु, शादी, भोज, ब्याह, सभी रस्में जाति के चौखट में होती है। ऐसे मौकों पर दूसरी जाति के लोग किनारों पर रहते हैं जैसे वे तमाशबीन हो। जाति प्रथा के कारण निम्न वर्ग शोषण का जो है शिकार बनते हैं। जाति उन्हें उन्नति के अवसरों से अलग करती है। और अस्पृश्यता का भी अंत किया है इन्होंने, जैसे अम्बेडकर, नेहरू, जयप्रकाश नारायण की भांति इन्होंने भी इस चीज का क्या है विरोध किया। हरिजन जो होते हैं उनके मंदिर के प्रवेश की समस्या के निराकरण के लिए उन्होंने हरिजन मंदिर प्रवेश आंदोलन भी चलाया था। काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि उस समय आप मान के चल सकते हैं आज़ादी के बाद ही काफ़ी कुछ इनको देखना पड़ा है। तो उस समय तो परिस्थितियां काफ़ी विपरीत ही रही होंगी। तो इसीलिए हरिजन प्रवेश आंदोलन इन्होंने चलाया था। डॉक्टर लोहिया ने अस्पृश्यता की भावना के कुपरिणामों का उल्लेख करते हुए कहा है कि अस्पृश्यता के कारण जो है न केवल राष्ट्रीय विघटन होता है और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अपमान और उपेक्षा भी जो है सहनी पड़ती है। और निवारण के लिए इन्होंने क्या सुझाव दिए थे कि हरिजनों में स्वाभिमान और निर्भरता की भावना विकसित करना, उनमें शिक्षा का प्रसार करना, आध्यात्मिकता लाना और मानवोचित उनके साथ व्यवहार करना। इसी प्रकार जो लोहिया थे उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का भी जो है खंडन किया है। चलिए, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया है, खंडन नहीं किया है, गलती से निकल गया। तो हिंदू मुस्लिम एकता पर भी इन्होंने जो है अपना बल दिया है। स्त्री पुरुष समानता पर भी ये क्या करते थे, जोर देते थे। इनका मुख्य विचार यही था। अब आइए बात करते हैं इनके आर्थिक विचारों के बारे में। तो लोहिया का आर्थिक दृष्टिकोण जो है इनकी बुक सोशलिस्ट इकोनॉमी में लिखा हुआ है इन्होंने इसके बारे में। तो लोहिया के अनुसार समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ है उत्पादन के साधन राष्ट्र की संपत्ति होंगे। ठीक है, इनके जो मुख्य रूप से समाजवाद का जो अर्थ निकलता वो यही निकलता है कि जो उत्पादन के साधन है वो किसकी संपत्ति होंगे, राष्ट्र की संपत्ति होंगे। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो पूंजी का समाजीकरण होना चाहिए। लघु उद्योगों पर जोर दिया था इन्होंने। बड़े उद्योगों पर व्यवहारिक जोर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर बल दिया है। आय विषमता को कम करने पर बल दिया है, जो आय में विषमता है। और आय मतलब इनकम। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जो ये पक्षधर थे, क्योंकि भारत के 80% लोग उस समय कृषि पर निर्भर थे और कृषि का विकास भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। मुख्य रूप से बात करें तो किसान ज़्यादा थे। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जो है पक्षधर रहे हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं लोहिया के समाजवाद के बारे में। तो इनके समाजवाद की इनको पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं कि लोहिया, हमें पता है, मार्क्स और गांधी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। तो इन्होंने जो मार्क्सवाद के जो प्रमुख विचार थे, अगर हम मार्क्स की बात करें तो समाजवादी चिंतन को क्रांतिकारी स्वरूप दे दिया था मार्क्स ने। और इतिहास की आर्थिक व्याख्या तथा वर्ग संघर्ष के तर्कपूर्ण विश्लेषण के माध्यम से मार्क्स ने मानव जीवन में आर्थिक शक्तियों के महत्व को स्पष्ट किया है। ठीक है, और बल प्रयोग की पद्धतियों, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद को भी इन्होंने महत्व दिया था। तो लोहिया इनकी इस बात से सहमत नहीं थे। इसी प्रकार गांधी जी के चिंतन, उनकी विशेषता सत्याग्रह से प्रभावित थे। तो इन्होंने दोनों ही से प्रभावित होते हुए उनकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसके आधार पर जो है समाजवाद अपना दिया था। ठीक है, दोनों ही की अच्छी चीज़ों का समावेश था। दूसरे पॉइंट की बात करें तो लोहिया का एशियाई समाजवाद। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हम सभी, कोई एक, मान लीजिए कोई एक सिद्धांत है तो उसको सभी जगह पर समान रूप से लागू नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी जिसको लागू करना रहता है तो उसकी जो परिस्थितियाँ हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो इन्होंने यही कहा है कि हमें जो पश्चिमी देशों का जो समाजवाद है उसको अगर हमें अपने इसमें अपनाना है तो हमें जो है यहाँ की प्रमुख परिस्थितियाँ भी देखनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो है उसको एडजस्ट करना चाहिए। तीसरी बात ये कहते हैं कि नवीन समाजवाद के पक्षधर थे, अर्थात परंपरावादी तथा संगठित समाजवाद का इन्होंने जो किया था, विरोध किया था। तो डॉक्टर लोहिया जो है, हमें पता, आजीवन समाजवादी रहे। वे समता युक्त समाज की स्थापना के लिए संघर्ष करते रहे और कांग्रेस में रहते हुए 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन करने वालों में डॉक्टर लोहिया प्रमुख थे।
तब से जीवन के बाद तक भारत के समाजवादी आंदोलन के साथ वे पूरी तरह जुड़े रहे। उन्होंने भारत में समाजवाद को क्रियान्वित करने के लिए संघर्ष किया। अपने संपूर्ण जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने लगने लगा कि परंपरागत संगठित समाजवाद का मृत सिद्धांत एवं नष्ट होने वाली व्यवस्था है। अतः उन्होंने एक नवीन समाजवाद दिया और इस नवीन समाजवाद के जो है प्रमुख 5 उद्देश्य थे जो हमें याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो है समानता पर इन्होंने जोर दिया, ठीक है, ये इसके अंतर्गत हम नवीन समाजवाद को पढ़ रहे हैं। नवीन समाजवाद, समानता और लोकतंत्र हम बोल सकते हैं, यानी कि प्रजातंत्र, अहिंसा, विकेंद्रीकरण, जैसे कि हमने देखा है राजनीतिक विचार में, तो विकेंद्रीकरण और समाजवाद जो है इनके प्रमुख 5 आधारभूत उद्देश्य रहे हैं। समानता और लोकतंत्र इनके इसमें प्रमुख था, अहिंसा, विकेंद्रीकरण और 4 स्तरीय विकेंद्रीकरण। तो यहाँ पर चौखंबा योजना की बात कही गई है जिसके बारे में हमने जो है स्टार्टिंग में समझ लिया है। तो आज के हमारे वीडियो में राम मनोहर लोहिया के बारे में इतना ही। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।